अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। साबिक वजीर आजम इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा मुसलसल हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव बढ़ा रहे हैं, लेकिन अब अमरीकी साजिश के साथ साथ महंगाई को भी बुनियाद बनाकर अवाम को सड़कों पर आने की कॉल दी जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में महंगाई के खिलाफ रात 9 बजे एहतजाज की कॉल दे रखी है, जिस पर वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कल हमारे प्रोग्राम में यह एतराफ किया कि मुल्क में महंगाई है और इस पर पीटीआई का एहतजाज करना ठीक है। हम कोई रुकावट नहीं खड़ी करने जा रहे। जब महंगाई के खिलाफ मार्च कर रहे थे हम भी ठीक कर रहे थे क्योंकि महंगाई थी। आज अगर ये कर रहे हैं तो इसमें ये भी ठीक है, ये महंगाई इस वक्त भी है। आप ये कह रहे हैं कि अगर ये महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं जो कि आपकी हुकूमत में हो रही है तो वो ठीक कर रहे हैं? नहीं, देखिए महंगाई तो है ना। पीटीआई मुल्क में महंगाई के खिलाफ तो एहतजाज कर ही रही है, जबकि इसके साथ साथ इमरान खान समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा एस्टैब्लिशमेंट पर भी मुसलसल दबाव बढ़ा रहे हैं। 3 रोज पहले वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने बयान दिया था कि पीडीएम ने इमरान खान की हुकूमत इसलिए गिराई क्योंकि अगर इमरान खान इक़्तिदार में रहते तो साल के आखिर में होने वाली बड़ी तब्दीली के बाद ऑपोजिशन क़यादत को मुकदमात, जेल और नाअहली का सामना करना पड़ता। इस बयान पर इमरान खान ने कल कहा है कि खुर्रम दस्तगीर ने खुद एतराफ कर लिया है कि हुकूमत गिराने की असल वजह केसेस से बचना था। खुर्रम दस्तगीर के मुंह से अब आ गया कि हमने इसलिए ये किया है कि इमरान खान ने और जजेस रख के तो हमारे जो केसेस है वो जल्दी भुगताने थे और हमने जेलों में चले जाना था, इसलिए हमने इसको हटाया। इसके अलावा साबिक वफाकी वजीर असद उमर ने खुर्रम दस्तगीर के बयान पर DGISPR से वजाहत देने का मुतालबा किया और कहा खुर्रम दस्तगीर बराह रास्त फौज पर इल्जाम लगा रहे हैं कि साल के आखिर में जो नया आर्मी चीफ आता तो वो इमरान खान के साथ मिलकर कोर्ट्स पर कब्जा करके कानून की धज्जियां उड़ा देता। हम इंतजार करेंगे कि अब DGISPR भी इसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल देंगे, क्योंकि बराह रास्त उन्होंने इल्जाम लगाया है कि फौज में, क्योंकि वो सबको पता है किसकी बात कर रहे हैं, वो साल के आखिर से पहले अहम तब्दीलियां, जो भी आर्मी चीफ नया आता उसने कानून की धज्जियां उड़ा देनी थी, कोर्ट्स को उसने कब्जा कर लेना था और इमरान खान ने उस आर्मी चीफ के जरिए सबकी डिस्क्वालिफिकेशन करानी थी और जाली केसेस चलवाने थे कोर्ट्स के थ्रू। पूरे अदालती निजाम के ऊपर इल्जाम लगा दिया, उन्होंने फौज के ऊपर उठा के इल्जाम लगा दिया। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये भी समझती है कि हालिया वाकयात की वजह से मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट की अहमियत कम हो रही है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने एक इंटरव्यू में कहा कि इस वक्त मुल्क में सबसे ज्यादा गैर मकबूल पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है। एस्टैब्लिशमेंट की अहमियत जो है वो एक्चुअली कम होती जा रही है और इस वक्त टू बी फेयर विद, अगर आप देखें तो इस वक्त सबसे ज्यादा अनपॉपुलर पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है। पीटीआई अब महंगाई को बुनियाद बनाकर एहतजाज कर रही है और इसके साथ साथ ही एस्टैब्लिशमेंट पर भी दबाव बढ़ा रही है। इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब और मोहम्मद मालिक साहब। मीर साहब, पहले आपकी तरफ आते हैं कि आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली में थोड़ी सी तब्दीली है? पहले वो साजिशी बयानियां बना रहे थे, लेकिन अब वो बयानियां थोड़ा सा पीछे चला जाएगा और अब महंगाई को बुनियाद बनाकर अवाम को सड़कों पर निकालेंगे और एहतजाज करेंगे। देखें, वो जो एक गैर मुल्की मुदाखलत का जो उनका बयानिया है वो तो अभी तक तो वो उस पर कायम है, लेकिन उस पर मेरा ख्याल है कि इतना ज़्यादा वो क्लिक नहीं हुआ और उसमें क्योंकि वो बयानिया जो है वो पीटीआई को और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को आमने सामने ले आया है। मेरा ख्याल है अब इमरान खान साहब को ये मुनासिब लग रहा है कि जो महंगाई है वो एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट इशू है, उस पर बात करनी चाहिए और मेरा ख्याल है ये उनकी अगर ये हिकमत अमली है कि अब वो महंगाई की बुनियाद पे एहतजाज करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल हालात के तकाज़ों के अहम मुताबिक है और महंगाई ही की बुनियाद पर उनको करनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ उनको ये भी बताना चाहिए कि ये जो महंगाई है, यकीनन मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें उनकी हुकूमत का भी हाथ है, लेकिन इसमें जो कुछ चीज़ों का मैं भी ऐनी शाहिद हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि इमरान खान साहब हमें ये बताएं कि जब वो 2018 में हुकूमत में आए तो उन्होंने असद उमर को अपना फिनेंस मिनिस्टर बनाया था और असद उमर जो है वो जो पीटीआई की जो असल सोच थी वो थोड़े से IMF को टफ टाइम दे रहे थे, तो फिर असद उमर साहब को इमरान खान साहब ने सिर्फ 6-7 महीने के बाद क्यों हटा दिया? उसकी जगह पे वो हफीज शेख को क्यों लेके आए और हफीज शेख ने IMF के साथ मुज़ाकरात को आगे क्यों बढ़ाया? उसके बाद हफीज शेख साहब हटे तो कुछ दिनों के लिए हमाद अदर साहब आए, फिर हमाद अदर साहब को इमरान खान ने अचानक हटा दिया, उसकी जगह पे शौकत तरीन को ले आए। तो जो पीटीआई की सोच थी उस सोच के मुताबिक तो फाइनेंस मिनिस्टर जो होना चाहिए था वो या तो असद उमर को होना चाहिए था या हमाद अजहर को होना चाहिए था, जो पीटीआई के मैनिफेस्टो को समझते थे
पीटीआई के वोटर की जो सोच है उसको भी रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन शौकत तरीन और हफीज शेख, ये तो आसिफ अली जरदारी साहब के भी फाइनेंस मिनिस्टर थे, ये तो उनकी हुकूमत में भी शामिल थे। तो इमरान खान साहब ये बताएं कि ये आसिफ अली जरदारी साहब के फाइनेंस मिनिस्टर से इतने वो मुतासर क्यों थे और इन दोनों को क्यों लेके आए, और फिर ये यही दो बंदे हैं हफीज शेख और शौकत तरीन, जिन्होंने फिर पाकिस्तान को IMF के शैतानी चुंगल में फंसाया, और आज उसी चुंगल में फंस के पाकिस्तान जो है वो IMF की शराइत मान रहा है और महंगाई भी हो रही है। तो यकीनन इसकी जिम्मेदार शहबाज शरीफ की हुकूमत है, लेकिन इमरान खान साहब भी अपने आप को बरीजुमा करार नहीं दे सकते। सही। मालिक साहब, अभी चंद दिन पहले तक इमरान खान दूसरे लॉन्ग मार्च की डेडलाइंस दे रहे थे और कह रहे थे कि जून के आखिर तक बता दें कि असेंबली कब डिसॉल्व करेंगे और इलेक्शन कब होंगे। अब पिछले कुछ दिनों से ये बयानिया उन्होंने दोहराना बंद कर दिया है, ये मुतालबा वो नहीं कर रहे हैं। तो आपको लगता है अब थोड़ी एक लंबी गेम के लिए तैयार हो गए इमरान खान की? जो महंगाई हो रही है, जो सख्त फैसले हुकूमत ले रही है, उसके बाद जो महंगाई हो रही है, उस पर अब वो अपना एहतजाज करेंगे और उसको बेस बनाएंगे। देखिए शहजाद, पहले तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं हामिद फिस्वा से डिसएग्री करता हूँ कि बैरूनी साजिश का बयानिया इतना बेकार नहीं है। इनफैक्ट ये बैरूनी साजिश और इस्लाम कॉम्बो जो इन्होंने किया था ये ही बिका है। तो कुछ ही हफ्तों में इतनी ज्यादा मैसिव सपोर्ट उनकी आउटपोरिंग सड़कों पे हुई, वो महंगाई के लिए नहीं हुई थी। वो जो उन्होंने बयानिया बनाया कौमी खुददारी, इंडिपेंडेंस और ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट वगैरह, ये बिका ही उनका अमेरिका एंटी अमेरिका बयानिया था जिसने सारी मुसीबत बनाई प्रेजेंट गवर्नमेंट के लिए, और ये अभी भी उस पर रहेंगे। और खास तौर पर जब तक गवर्नमेंट एक कमीशन सुप्रीम कोर्ट से नहीं बनवाती तो उनके पास बड़ा अच्छा एक आर्गुमेंट है कि क्यों नहीं बनाती, निकालो दूध का दूध पानी का पानी। और मुझे समझ नहीं आता कि गवर्नमेंट क्यों नहीं फोर्स कर रही, सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहे प्राइम मिनिस्टर के जी आप जुडिशल कमीशन बनाए, तब बयानिया किसी साइट पे होगा, खाली ये कहने से नहीं होगा। महंगाई डेफिनेटली बहुत बड़ा चीज है उनके पास और वो उसको टोटल फ्लॉक करेंगे। उम्मीद थी उनकी कि अक्टूबर नवंबर तक इलेक्शन हो जाएंगे, अब वो उम्मीद दम तोड़ चुकी है आपके ख्याल में? नहीं, अक्टूबर में जो पोस्टिंग होनी है उसमें एक बड़ी अजीब सी बात चल रही है कि शायद देयर इज अ सीरियस पॉसिबिलिटी कि उनके बड़े ही पसंदीदा शख्सियत ही ना आगे आ जाए। सो आई थिंक देयर इज अ लॉट मोर गोइंग ऑन जिस पे मैं अभी बात नहीं करना चाहता। अच्छा, और मीर साहब आपके ख्याल में वो जो कह रहे थे कि जून के आखिर तक हुकूमत खत्म करें, अक्टूबर नवंबर तक इलेक्शन करवाएं, वो अभी भी ऑन कार्ड्स है या इमरान खान साहब की उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं कि अब मुमकिन नहीं नजर आ रहा? देखिए ना, एक तरफ असद उमर साहब और फवाद चौधरी साहब वो DG ISPR जो है उसके मौक़िफ़ को झुटला भी रहे हैं और दूसरी तरफ उन्होंने उम्मीद भी लगाई हुई है। तो इसका मतलब ये है कि फिर जो PTI है वो कन्फ्यूजन का शिकार है, उसके अंदर एक ओपिनियन नहीं है। इमरान खान साहब की ओपिनियन कुछ और है और बाकी लोगों की ओपिनियन कुछ और है, क्योंकि ये तो सबको पता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो तो खुद भी कह चुके हैं कि मैंने तो नंबर ब्लॉक कर दिए हुए हैं। तो अगर नंबर ब्लॉक कर दिए हुए हैं तो फिर कौन सी उम्मीद पे अभी तक जिंदा है? कहाँ से उनको किसने उम्मीद दिलाई हुई है? तो हुकूमत तो बड़ी वाज़ेह है, वो कह रही है जनाब कि अब इलेक्शन अगले साल होगा। और वैसे भी अगर आप देखें तो कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं। जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे पिछले साल, तो इन्होंने जो कौमी इक़्तिसादी कौंसिल है, नेशनल इकनॉमिक कौंसिल, उसके एक इजलास की सदारत करते हुए खुद एक फैसला किया था कि जब तक नई मुर्दमशुमारी के नताइज नहीं आते तो तब तक नया इलेक्शन नहीं हो सकता। तो नई मुर्दमशुमारी के नताइज जो हैं वो इस साल दिसंबर से पहले तो नहीं आएंगे। तो ये तो टेक्निकली दिसंबर तक तो इलेक्शन हो ही नहीं सकता। तो अगर आपने दिसंबर में कराना है तो हुकूमत कह रही है कि हमने अगले अगस्त में करवाना है। मुझे नहीं लगता कि अक्टूबर में कोई इलेक्शन का चांस है। और जब से मालिक साहब गवर्नमेंट खत्म हुई है तहरीक इंसाफ की, इमरान खान साहब डायरेक्टली इनडायरेक्टली एस्टैब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बनाते आए हैं। लेकिन इस हफ्ते हमने देखा कि जो दीगर रहनुमा है, चाहे वो शीरी मजारी साहिबा हो, असद उमर साहब हो, फवाद चौधरी साहब हो, उन्होंने भी तनकीद की है। एक तो उस बात पर कि DG ISPR बार बार आके क्यों बात कर रहे हैं कि साजिश नहीं थी, और उस पर भी आके रद्द-ए-अमल दिया है PTI ने। तो क्या ये एक सोची समझी हिकमत अमली है तहरीक इंसाफ की? जैसे कि मरीम नवाज साहिबा कहती थी कि पावर टॉक्स टू पावर, मुजाहिमत होगी तो मुफाहिमत होगी। क्या यही स्ट्रैटेजी और यही हिकमत अमली तहरीक इंसाफ की है कि जितना दबाव डाल सकते हैं एस्टैब्लिशमेंट पे उतना दबाव डाला जाए? शहजाद, मेरा ख्याल है वो तनकीद से अब शिकवे पे आ गए हैं। वो अब आप कहते हैं कि हमने तो देखे इनको कहा था ऐसे होगा तो मईशत तबाह होगी। शौकत तरीन साहब ने कहा कि मैंने जाके ये बताया, बाकी लोग भी। अब ये गिले शिकवे बैकडोर पे भी जोर है। लेकिन अब जो एक्सट्रीम पोजीशंस आ गई हैं शहजाद, गवर्नमेंट के पास ऑप्शन ही नहीं है कि वो इस साल इलेक्शन पे किसी भी बात पे माने। मेरा ख्याल है उनको अगर फौज भी कहेगी तो फौज को शायद उनको घसीट के बाहर निकालना पड़े PM हाउस से,
वो कबूल कर लेंगे, वो इलेक्शन की बात नहीं मानेंगे, क्योंकि इतना सख्त बजट अभी आएगा यानी कि आ गया है, और अभी आपका मिनी बजट भी सितंबर में आप देखिएगा आएगा, बड़ी चेंजेस अभी और होंगी। तो कोई दीवाना होगा जो इतने सख्त इकोनॉमिक स्टेप्स लेके नवंबर के इलेक्शन पर मान जाए। आई थिंक ये आप इलेक्शन नेक्स्ट ईयर ही जाएंगे, और बिहाइंड द सीन्स अभी फेस सेविंग भी चाहिए। देखिए जब धरना चल रहा था मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के खिलाफ, तो बड़ा वो एक ट्रैजिक वाकया हुआ APS का, लेकिन उसमें एक फेस सेविंग मिल गई और इन्होंने अपना धरना खत्म कर दिया। उससे पहले धरना बच्चों खत्म हो गया बात। यहाँ पे अब कोई फेस सेविंग नहीं है। अभी फेस सेविंग जो मेरी सलाह ये है कि वो इस किस्म की बातचीत भी चल रही है कि अगर आप पंजाब के अंदर हमें जो इनके ख्याल में प्लेइंग फील्ड है, न्यूट्रल है, वो मिल जाए, तो ये असेंबली में वापस आने का इंडिया भी दे चुके हैं। सो एक डेस्परेशन है दोनों साइड्स पे, लेकिन आई थिंक इमरान खान साहब को रीस्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा, और वो जो उनका ख्याल था कि फुल प्रेशर बना के मैं दबा दूंगा, वो सबसे बड़ा स्टिंग निकल गया है और उनको एक नई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। हामिद भी साहब, फवाद चौधरी साहब वैसे तो बड़े प्रो एस्टैब्लिशमेंट सियासतदान जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने भी कल परसों ये कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट की जो अहमियत है वो कम हो रही है, सबसे ज़्यादा अनपॉपुलर पाकिस्तान में इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट है। क्या यही हिकमत अमली है तरीके इंसाफ की कि प्रेशर डालो, और जैसे मैंने कहा कि मरीम नवाज साहबा कहती थी पावर टॉक्स टू पावर? असल में फवाद चौधरी साहब जो है ना वो थोड़े से अंडर फायर है। कुछ उनके बारे में काफ़ी सारी जो इंफॉर्मेशन है वो फिलहाल मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। और जो इमरान खान साहब वापस गए थे यहाँ पे 25 मई की सुबह यानी कि 26 मई की सुबह जो वापस गए थे, उसके हवाले से भी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो उसमें भी फवाद चौधरी साहब का नाम आता है कि उन्होंने भी कोई मैसेजेस उनको कन्वे किए थे। और कुछ फवाद चौधरी साहब के बहुत जो करीबी दोस्त हैं उन्होंने मुझे बताया कि वो कुछ दूसरी पार्टियों से भी राब्ते में हैं, कुछ वो अपने मुस्तकबिल के बारे में भी फैसले करने चाह रहे हैं, तो वो बड़े कंफ्यूज से हैं। और आपको थोड़े दिनों में खुद ही पता चल जाएगा। PTI के अंदर भी उनकी काफ़ी मुखालफत है। और दूसरी बात यह है कि जो वो ये इम्प्रेशन देने की कोशिश करते हैं कि मैं जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का बहुत करीबी आदमी हूँ, तो वहाँ से तो ना फवाद चौधरी को और ना ही शेख रशीद साहब को और ना ही कुछ और लोगों को जो है वो कोई इतनी वहाँ से सपोर्ट नहीं मिल रही, और ना ही कोई वो तस्दीक करते हैं कि ये जो कह रहे हैं ये हमारे बिहाफ पे कह रहे हैं। और इसमें फवाद चौधरी साहब जो हैं वो देखेंगे आप थोड़े दिनों में। लेकिन मैं सिर्फ फवाद चौधरी के हवाले से बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो PTI ने इस हफ्ते हमने देखा कि DG ISPR और PTI आमने सामने नजर आई है, बाकायदा कोई सोची समझी हिकमत अमली है तरीके इंसाफ की कि हमने पुश बैक करना है? सोची समझी हिकमत अमली बिल्कुल भी नहीं है। तरीके इंसाफ में जो अक्सरियत है, अक्सरियत जो लोगों की है वो बिल्कुल भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बराह रास्त वो मुहाजरा नहीं चाहते। और लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो अभी तक ये उनकी बहुत बड़ी नाकामी है कि वो पार्टी का एक बयानिया नहीं बना सके इस पे। एक तो ना ही वो गैर मुल्की साजिश पे कोई कामयाब बयानिया बना सके हैं, और ना ही वो जो है ये जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो ताल्लुकात हैं इस पे कोई बयानिया बना सके हैं। फिर वो ये भी आप सुनते हैं कि जी वो हो सकता है अक्टूबर में बात हो जाए। ये भी बात चल रही है कि जी उनकी कोई पसंदीदा शख्सियत ही जो है वो आर्मी चीफ आ जाए, और चैनल भी खुले हुए हैं। तो इमरान खान कहते हैं कि मैंने नंबर ब्लॉक किए हुए हैं, और फवाद चौधरी और बाकी लोग जो हैं वो कोई और बात करते हैं। तो इसमें इस वक्त सूरत हाल ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब या इस तरह के जो लोग हैं, या शफकत महमूद साहब, ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुहाजरा ही नहीं करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जिनमें कि फवाद चौधरी साहब भी आते हैं, जिनमें शिवाज गिल साहब भी आते हैं, और भी शीरी मजारी साहब भी आते हैं, जो कहते हैं कि नहीं खुल के बात करनी चाहिए। मालिक साहब, जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत को हटाया गया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, तो उस वक्त ये बताया गया कि मुल्क जो है वो माशी बहरान से गुजर रहा है, अगर इस हुकूमत को नहीं हटाया तो मुल्क तबाह हो जाएगा। लेकिन अब चंद रोज पहले खुर्रम दस्तगीर साहब का जो बयान था जिसमें वो कहते हैं कि हमने मुश्किल हालात में हुकूमत इसलिए संभाली क्योंकि साल के आखिर में बड़ी तब्दीलियां होनी थी, जिसके बाद हमें डिस्क्वालीफाई किया जाता, हम जेलों में जाते, और फिर इमरान खान साहब 15 साल तक जो है वो रूल करते रहते। इस पर कल इमरान खान ने भी एक इंटरव्यू में रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो पहले दिन से कह रहा था ये NRO मांग रहे हैं और मुझे हटा भी इसलिए रहे हैं क्योंकि मैं NRO इनको नहीं दे रहा, अब मैं हट गया हूं तो इनको NRO मिल जाएगा। तो कह रहे हैं कि खुर्रम दस्तगीर के मुंह से सच निकल गया है कि मईशत की वजह से नहीं हटाया गया, इस खौफ से हटाया गया है कि मेरी हुकूमत में इनके केसेस प्रूव होंगे और ये जेलों में जाएंगे। देखें, उन्होंने मईशत की फिक्र में गवर्नमेंट नहीं ली थी, यहाँ मैं एग्री करता हूँ। उन्होंने
गवर्नमेंट ली इसलिए थी कि उनका ख्याल था कि अगर एक अपॉइंटमेंट खास तरीके की होगी, खास शख्सियत आ गई तो इनको रगड़ा लग जाएगा, और ये कन्विंस थे कि इलेक्शन भी जो है कि मैनेज किया जाएगा। हामिद साहब, आप क्या कहेंगे, क्योंकि बड़ा क्लोजली आप भी सारी खबरों को वॉच कर रहे थे, क्या असल वजह इमरान खान को गिराने की और हुकूमत में आने की ये थी जो खुर्रम दस्तगीर साहब अब बता रहे हैं कि उनको इस बात का खौफ था कि साल के एंड में जो तब्दीलियां होनी है उसके बाद उनके लोगों को जेल होगी, कन्विक्शंस होंगी, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? क्या ये वजह थी? खुर्रम दस्तगीर साहब तो कह रहे हैं कि ये बड़ी वजह थी, इसलिए मुश्किल हालात में हमने हुकूमत ली है। मेरा ख्याल है कि या तो खुर्रम दस्तगीर साहब के पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है या वो पूरा सच नहीं बोल रहे। जब इन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने का फैसला किया था, ये उस वक्त किया था जब पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड हुई थी, और पीपल्स पार्टी उस वक्त ऑन बोर्ड हुई थी पिछले साल नवंबर में, जब पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ कांटेक्ट किया गया और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को ये कहा गया कि आप हमारे साथ ताउन करें, हम ये जो अगला साल आ रहा है यानी कि 2022, इस साल हम एक नया इलेक्शन करवाएंगे। इलेक्शन से पहले अप्रैल में आर्मी चीफ तब्दील हो जाएगा, अप्रैल जो गुजर गया, और एक और टर्म इमरान खान को मिलेगी, उसके बाद अगली टर्म जो है वो आपकी पार्टी को मिलेगी, और ये तकरीबन 20 साल का मंसूबा था। उस पर पीपल्स पार्टी के कान खड़े हुए और उन्होंने इंगेज किया इनको, और फिर उन्होंने जब सारी इंफॉर्मेशन उनके पास आई तो वो इंफॉर्मेशन ये थी कि अप्रैल 2022 में नए आर्मी चीफ की तकर्री के बाद इमरान खान साहब जो हैं वो इसी साल एक इलेक्शन करवाना चाह रहे थे। उस इलेक्शन में उन्होंने 2/3 मेजॉरिटी लेनी थी। 2/3 मेजॉरिटी लेके उन्होंने पार्लिमानी निज़ाम को ख़त्म करना था, सदारती निज़ाम लेके आना था, 18वीं तरमीम ख़त्म करनी थी। ये वो मंसूबा था जिस पे पीपल्स पार्टी जो है उसने खुद नून लीग से रब्ता कायम किया और उनके साथ शेयर किया कि जी ये मंसूबा है, और ये अप्रैल में नई अपॉइंटमेंट के बाद इस मुल्क में जो 73 का कॉन्स्टिट्यूशन है ये रोल बैक होने वाला है। इस पर फिर इन्होंने फैसला किया नवाज शरीफ साहब ने और आसिफ जरदारी साहब ने कि जी इमरान खान साहब को निकालने के लिए हमें कुछ करना चाहिए, और उसके बाद फिर सारी डेवलपमेंट हुई। तो ये सिर्फ इतनी बात नहीं है कि जनाब वो गिरफ्तार हो जाना था और मुकदमे कायम होने थे। ये जो पीपल्स पार्टी की और मुस्लिम लीग नून की जो कोलैबोरेशन हुई थी, ये दरअसल 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए हुई थी और सदारती निज़ाम का रास्ता रोकने के लिए हुई थी। और जो अपॉइंटमेंट है नए आर्मी चीफ की, ये 15 अप्रैल 2022 से पहले होनी थी। बहुत बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब और मोहम्मद मालिक साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, उसके बाद मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हम पिछले कुछ अरसे से अपने प्रोग्राम्स में ये बात कर रहे हैं कि पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा और कैपेसिटी पेमेंट का मसला मुल्क की जड़ों को खोखला कर रहा है, और अगर संगीन बहरान पर काबू ना पाया गया तो इसका बोझ किसी और को नहीं बल्कि अवाम को ही उठाना पड़ेगा। मगर अफसोस की बात यह है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत पर सियासत की तरह बिजली के नर्ख और गर्दिशी कर्जे के मसले पर भी सियासत की जा रही है। सियासी जमातें जब ऑपोजिशन में होती हैं तो इस मसले का मकबूल मगर गैर हकीकत पसंदाना हल बताती हैं, लेकिन वही जमातें जब हुकूमत में आती हैं तो गैर मकबूल फैसले करती हैं। इसी तरह कल तक जो जमातें ऑपोजिशन में थी वो माजी में बिजली की कीमत में इजाफे पर तनकीद करती थी और कीमत कम करके बिजली का इस्तेमाल बढ़ाने को मसले का हल करार देती थी, मगर आज जब वो हुकूमत में है तो उनके फैसले और इक़दामात अपने दावों के बिल्कुल बरक्स हैं, और अब वो बिजली की कीमत में इजाफे को ही आखिरी हल करार दे रही है। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 1/3 से मुल्क का बहुत बड़ा मसला है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में ये मसला मजीद संगीन हो गया। नून लीग 2018 में तकरीबन 1100 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा छोड़कर गई थी, जो अब दुगने से ज्यादा होकर 2500 अरब रुपए हो गया है। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने दौर में बिजली की कीमत में इजाफा ना करके 1100 अरब रुपए की सब्सिडी दी, जबकि 500 अरब रुपए गर्दिशी कर्जे में इजाफा हुआ, जिसने बहरान को मजीद संगीन कर दिया है। हुकूमत पाकिस्तान ने 1100 अरब रुपए से ज़्यादा बिजली के महकमे को सब्सिडी दी है, 1100 अरब रुपए। इसके अलावा 500 अरब रुपए की हमने सर्कुलर डेट को किया है। 16 रुपए पर यूनिट तो हुकूमत पाकिस्तान दे रही है बिजली की। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल बता रहे थे कि गर्दिशी कर्जे का मसला मुल्क के लिए कितना संगीन है। अहम बात यह है कि गर्दिशी कर्जे का जिन बेकाबू होने की मुख्तलिफ वजूहात हैं, मगर इसकी एक अहम वजह मुख्तलिफ हुकूमत की जानिब से सियासी फ़ायदे के लिए बिजली की कीमतें ना बढ़ाना है। आज नून लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद कर रही है, लेकिन साल 2017-18 में
नेपरा नून लीग को मुसलसल बिजली की कीमतें बढ़ाने की सिफारिश करता रहा, मगर नून लीग ने सियासी फायदे के लिए कीमतें नहीं बढ़ाई। लेकिन जब पीटीआई ने अपने दौर में बिजली की कीमतें बढ़ाई तो नून लीग ने उस पर सियासत की, पीटीआई पर तनकीद की कि अवाम पर कैसे बोझ डाला जा सकता है, बिजली की कीमत बढ़ाने से चोरी बढ़ेगी। मगर अब हुकूमत में आने के बाद नून लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मलबा डालते हुए कह रही है कि गर्दिशी कर्जे में इजाफा और पावर सेक्टर का बहरान इसलिए संगीन हुआ है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने दौर में बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं किया। 1100 अरब रुपया आपने इस साल बिजली के अंदर आपने अदा किया है, जो आपने कीमत नहीं बढ़ाई। इसका कोई बजट में वजूद नहीं था। आज पूरी हुकूमत चलती है 520 अरब पे, 1100 अरब का गर्दिशी कर्जा आपका चढ़ गया है कीमत ना बढ़ाने की वजह से। ये आप हर चीज़ को यहीं छोड़कर चले जाएं, कोई फैसला ना करें, कर्जे लेते जाएं, ये तो मुल्क इस तरह नहीं चलते। यानी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने दौरे हुकूमत में बिजली की कीमतें बढ़ाई तो नून लीग ने उस पर तनकीद की, लेकिन अब नून लीग के रहनुमा कह रहे हैं कि पीटीआई ने बिजली की कीमतें नहीं बढ़ाई, इसलिए गर्दिशी कर्जे का बहरान संगीन हो गया है। और अब आपको सुनाते हैं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने दौर में बिजली की कीमतें बढ़ाई तो नून लीग ने उस पर क्या तनकीद की। पिछले 2 महीने में सिर्फ बिजली का रेट 8 रुपए बढ़ गया। इसकी कोई मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं है। 5 साल मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत की और बिजली का रेट 8 रुपए नहीं बढ़ा। यहाँ पर 2 महीने में रेट 8 रुपए बढ़ गया। आज बिजली का रेट बढ़ चुका है। सर्कुलर डेट अपनी उरूज पे, कभी इतना सर्कुलर डेट नहीं हुआ। 2500 अरब रुपए को तजावुज कर गया है, जो हम 1060 पे छोड़ के गए थे। कि ये हुकूमत नाअहल है और बेईमान है, और दोनों है, माअहल भी है और बेईमान भी है। बिजली तो हम काफी अरसे से कह रहे थे कि इतनी आपने महंगी कर दी है कि जरूरत नहीं है इतनी महंगी करने की। तो ये जो चीजें हैं वो वज़ीर आज़म की नाअहली और उनकी बेइज्जती जो है वो लोगों को नजर आ गई है। नून लीग उस वक्त तनकीद करती थी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कीमतें बढ़ाती थी, और अब शहबाज शरीफ हुकूमत खुद बिजली की कीमत में एक साथ 7 रुपए 90 पैसे फी यूनिट यानी कि 45% का इजाफा करने जा रही है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 साल में बिजली के बेस टैरिफ में 4 रुपए 72 पैसे यानी कि 40% का इजाफा किया था। यानी हल हर किसी के पास यही है कि गर्दिशी कर्जे पर काबू पाने के लिए बिजली की कीमत में इजाफा किया जाए, क्योंकि बिजली कीमतें खरीद से कम पर नहीं बेची जा सकती। आज नून लीग बिजली की कीमत बढ़ा रही है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पर तनकीद कर रही है। लेकिन सियासत का अलमिया यह है कि कल तक जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद कीमत बढ़ा रही थी तो कीमत बढ़ाने को जस्टिफाई करती थी। क्या कहते थे मुजरा, सुनिए। हमने वैसे भी जो बहुत सारे मेजर्स लेने हैं वो हम IMF के प्रोग्राम में ना भी हो तो हमें लेने पड़ेंगे। तो बेहतर है कि आप IMF के प्रोग्राम में लेके वो मेजर्स लेने कोशिश करेंगे कि बिजली के नर्ख कम से कम बढ़ाना पड़े। अगर मजबूरी होएगी बढ़ाने पड़ेंगे तो बढ़ाएंगे। ये जितनी बिजली महंगी हो रही है ये उन बिजली घरों के किराए की वजह से हो रही है जो हमें देना पड़ता है, चाहे हम बिजली खरीदें या ना खरीदें। आखिर वो सारिफ से ही लेना है। पीटीआई के वुज़रा कीमतें बढ़ाने को जस्टिफाई करते थे, लेकिन अब तनकीद कर रहे हैं। अहम बात यह है कि नून लीग माजी में गर्दिशी कर्जे पर काबू पाने का हल कीमतें बढ़ाने के बजाय इस्तेमाल में इजाफे करने को करार देती थी और कहती थी कि अगर बिजली की कीमत बढ़ेगी तो चोरी बढ़ेगी और कंजम्पशन कम होगी, जिससे कैपेसिटी पेमेंट और गर्दिशी कर्जों में इजाफा होगा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते थे कि हमारी हुकूमत आएगी तो हम बिजली की कीमत 16 रुपए फी यूनिट से कम करके 12 रुपए फी यूनिट तक लेकर आएंगे, बिजली को अफोर्डेबल बनाएंगे ताकि बिजली का इस्तेमाल बढ़े और फी कैपेसिटी कॉस्ट कम हो जाए। क्या इस वक्त 4.5 रुपए बिजली और बढ़ानी चाहिए? हम समझते हैं बिजली के रेट तो कम होने चाहिए। इस वक्त मसला यह है कि दे आर नॉट सेलिंग एज मच इलेक्ट्रिसिटी एज दे शुड। हम आ जाएंगे तो बहुत सारी इंप्रूवमेंट लेकर आएंगे। इनको बिजली अगर ये सस्ती कर दें आज और इंडस्ट्रियलिस्ट को शिफ्ट कर दें, इतनी सस्ती कर दें कि उनको वारे में आना शुरू कर दें। अब नून को आने दें, हम रेट कम करेंगे, हम कंजम्पशन बढ़ाएंगे, हम इंशाल्लाह 35,000 मेगावाट आवर्स लेके जाएंगे। आप देखिएगा सीजनल इफेक्ट कम करेंगे और हम आपको सर्कुलर डेट भी खत्म करके दिखाएंगे और रेट कम करके। मैं तो 12 रुपए की बेच रहा हूँ। 12 रुपए की आपकी एवरेज प्राइस हो जानी चाहिए। अभी जो 20-22 रुपए की एवरेज प्राइस है ना वो 12 रुपए की हो जाएगी। सस्ती कर दें ना, 12 रुपए की दे दें। हम आएंगे तो बिजली भी सस्ती करेंगे। हम बिजली के ऊपर इंडस्ट्री को लेकर आएंगे। इन्होंने T&D लॉसेस बढ़ा दिए, इन्होंने बिल कलेक्शन कम कर दी, इन्होंने मेरिट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी करी। लेकिन आपको मेरा जवाब एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना कि मैं बिजली कम करूं। हुकूमत में आने से पहले दावे थे कि जब नून लीग आएगी तो बिजली का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए बिजली सस्ती की जाएगी और इससे गर्दिशी कर्जा भी कम होगा।
मगर नून लीग जो हल बताती थी अब उसके बिल्कुल बरक्स फैसले किए जा रहे हैं। बिजली का इस्तेमाल बढ़ाने के बजाय इस्तेमाल कम करने की कोशिश की जा रही है। बिजली सस्ती करने के बजाय 45% मजीद महंगी की जा रही है। और इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे स्टेट मिनिस्टर फॉर पेट्रोल डॉक्टर मुसद्दिक मलिक। वेलकम बैक। नून लीग जब ऑपोजिशन में थी तो कहती थी कि बिजली अगर महंगी की जाएगी तो चोरी बढ़ेगी और उससे कंजम्पशन कम होगी तो कैपेसिटी कॉस्ट का मसला हल नहीं होगा और सर्कुलर डेट बढ़ता जाएगा, गर्दिशी कर्जा बढ़ता जाएगा। और जब हम हुकूमत में आएंगे तो बिजली सस्ती करेंगे ताकि बिजली अफोर्डेबल हो, जिससे कंजम्पशन बढ़ाई जाए और कैपेसिटी कॉस्ट का मसला हल हो सके और गर्दिशी कर्जे पर काबू पाया जा सके। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टेट मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, रिसेंटली जब बजट स्पीच के बाद मिफ्ता इस्माइल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तफसीलात बताई कि पिछले साल पावर टैरिफ ना बढ़ाने की वजह से 1100 अरब रुपए की सब्सिडी जो है देना पड़ी हुकूमत पाकिस्तान को, जो कि अफोर्ड नहीं की जा सकती। 500 अरब रुपए का सर्कुलर डेट में इजाफा हुआ है और इसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी ये कहा है कि क्योंकि पिछली हुकूमत ने पावर टैरिफ नहीं बढ़ाए इसलिए सर्कुलर डेट खड़ा हो गया। अब डॉक्टर साहब, बात यह है कि जब पिछली हुकूमत में तहरीक इंसाफ बिजली के नर्ख बढ़ाती थी तो उनको तनकीद का सामना होता था कि बिजली के नर्ख बढ़ाने से सर्कुलर डेट का मसला हल नहीं होगा, लेकिन अब आप भी यही करने जा रहे हैं, बिजली की कीमत बढ़ाने जा रहे हैं। क्या वजह इसकी? देखिए, मैंने अभी आपको पेट्रोल के हवाले से भी कुछ दिन पहले ये बात समझाने की कोशिश की थी। पहले पिछली हुकूमत की बात कर लेते हैं, फिर बिजली की बात करते हैं, फिर आने वाले वक्त की बात करते हैं। मसलन 1200-1100 के करीब था बिजली का सर्कुलर डेट, जो बढ़ के 2500 हो गया। सिफर के करीब था, सर्कुलर डेट हुआ ही नहीं करता था गैस का, वो बढ़ के तकरीबन 1500 अरब हो गया, 1400 से 1500 अरब हो गया। ये है वो कारकर्दगी पिछली हुकूमत की, जिसका गालिबन इशारतन उन्होंने इंडिकेट किया शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने और हुक्म दस्तगीर साहब ने। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम आए हैं तो क्या करने आए हैं? एक बड़े मुश्किल वक्त में अगर हुकूमत ली है तो काहे को ली है? तो पहले तो हुकूमत ली इस वजह से गई है क्योंकि हमें ये नंबर्स देखने के बाद अंदाजा हो गया था कि अब जो जिस समत में मुल्क जा रहा है वो रास्ता तबाही की तरफ। यानी अगर ये मुल्क 2-3-4 महीने और इसी तरह चलता रहे या चलता रहता तो ये मुल्क तबाह हो जाता मुआशी तौर पे। और ये जो आपको इस वक्त नजर आ रही है सख्ती जो गरीब आदमी पे पड़ रही है, आप उस सख्ती का अंदाजा करें अगर ये मुल्क तबाही की तरफ चला जाता, यही जो 200 रुपए का डॉलर है ये 300, 350, 400 का हो जाता है। जैसे तुर्की में आप देख रहे हैं, अभी तुर्की दिवालिया नहीं हुआ, लेकिन उनकी करेंसी का हाल और वहां पे महंगाई की शरह का हाल देखिए। अगर ये सख्त फैसले ना किए जाएं, जो आदाद शुमार आपने बताए वो बिल्कुल दुरुस्त है। मैं जरा अब इसके हल की तरफ बात करना चाह रहा हूं, क्योंकि पिछली हुकूमत ये बताती थी कि कैपेसिटी पेमेंट जो कि 2013-14 में 200-250 अरब होती थी वो बढ़ के अब 800-850 अरब हो गई हैं और 2023 के आखिर तक ये 1300 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट हो जाएगी। तो हमें पावर टैरिफ बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम जाके कैपेसिटी पेमेंट को कवर कर सकेंगे। साथ में डीवैल्यूएशन भी है, इंटरेस्ट कॉस्ट भी है, लाइन लॉसेज है, पावर थेफ्ट है, इसलिए हमें पावर टैरिफ बढ़ाना पड़ेगा। मेरा बुनियादी सवाल यह है कि जब पिछली हुकूमत पावर टैरिफ बढ़ाती थी, चाहे वो 1.5-2 रुपए हो, आप लोग तनकीद करते थे कि पावर टैरिफ बढ़ाने से सर्कुलर डेट का मसला हल नहीं होगा, आप कीमतें कम करें, डिमांड को बढ़ाएं, कंजम्पशन को बढ़ाएं। लेकिन अब जब आप हुकूमत में आए हैं, आप उसके बरक्स काम कर रहे हैं, आप कंजम्पशन को कम कर रहे हैं और तकरीबन 45% पावर टैरिफ बढ़ाने जा रहे हैं। इसकी क्या वजह है? जी हाँ, ये आपका बड़ा अहम सवाल है। पहले एक तो जो आपने मुआजना किया है उसके अंदर मैं थोड़ी सी आपको, अगर आप इजाज़त दें तो मैं उसमें इजाफत करना चाहूँगा। हमारी जो बिजली की कीमत थी, बिजली बनाने की कीमत थी, वो तकरीबन उसमें पिछली हुकूमत के दौरानिए में सिर्फ बिजली बनाने, ये तमाम जो हमें कहा जाता है कि आपने महंगे कारखाने लगाए, ये तमाम कारखाने जो हैं ये तो 2018 में काम कर रहे थे, मगर उस वक्त बिजली बनाने की कीमत क्या थी और 2000 ये अभी कुछ महीने पहले तक जब ये हुकूमत गई है उस वक्त बिजली बनाने की कीमत क्या थी, उसमें इजाफत कहाँ से आई? कैपेसिटी पेमेंट की बात मैं बाद में करता हूँ। आपको मालूम है कि अभी जो पिछली पूरे साल की कारकर्दगी है बिजली के महकमे की, उसके जवाब में जो रीबेसिंग कैलकुलेशन आई है उसमें जो नेपरा है उसने कहा है कि बिजली का यूनिट जो है वो 24 रुपए का हो जाएगा।
तो मेरा सवाल ये आपसे उठता है कि ये 15-16 रुपए का यूनिट, 13 रुपए का यूनिट जो था 2018 में, ये 24 रुपए का कैसे हो गया? ये तो बिजली बनाने की कीमत है ना, इसका तो कैपेसिटी से अभी ठहर जाइए, कैपेसिटी की बाद में बात करें। इससे आपको अंदाजा होगा कि वो तमाम कारखाने जो पिछली हुकूमत में चल रहे थे और बिजली की कीमत जो है वो सिग्निफिकेंटली लोअर थी, ये पिछले 3-4 साल में क्या कारनामा हुआ कि वही बिजली के कारखाने, एक नया कारखाना नहीं लगा, उनकी बिजली बनाने की कीमत कैसे बढ़ गई? वही कैपेसिटी पेमेंट जो 2013 में आधी थी तकरीबन, वो किस तरह इतनी ज्यादा बढ़ गई 3-4 साल में? उसकी वजह यह है कि हुकूमती पॉलिसियों की वजह से कैपेसिटी पेमेंट के ऊपर, ये पॉलिसियों की वजह से, बिजली बनाने की कीमत की वजह से नहीं, हुकूमत की जो मॉनेटरी पॉलिसीज थी उनकी वजह से 300 अरब का बोझ पड़ा लोगों के ऊपर, सिर्फ हुकूमती पॉलिसी का, कैपेसिटी पेमेंट की मद में। अब अगर आप पॉलिसी के जरिए कैपेसिटी पेमेंट बढ़ाते चले जाएं, बिजली के कारखाने लगाने की कीमत की वजह से नहीं, आपकी पॉलिसी की वजह से, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से, अगर 300 अरब का इजाफी बोझ लोगों के ऊपर पड़ता है, तो आप बताइए इसकी जिम्मेदारी। डॉक्टर साहब, आप बेसिकली ये कह रहे हैं इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ गई, उसका भी फैक्टर था। कैपेसिटी पेमेंट तो चले बढ़ ही रही थी क्योंकि नए कारखाने लग रहे थे, लेकिन इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ाना भी जरूरी था क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना था। अब आप हुकूमत में आए हैं, 14.25% इंटरेस्ट रेट है, ये मजीद बढ़ भी सकते हैं, तो यानी कि कैपेसिटी पेमेंट के बाद इंटरेस्ट कॉस्ट मजीद बढ़ेगी। तो मैं यही कह रहा हूं ना, हल तो आखिर में यही होता है कि आपको पावर टैरिफ बढ़ाने पड़ते हैं। पिछली हुकूमत बढ़ाती थी, आप तनकीद करते हैं, अब आप खुद उस पर अमल करने जा रहे हैं। चलिए, मैं वैसे थोड़ा सा अभी और खाका खींचना चाहता था कि सिर्फ ये 300 अरब का बोझ नहीं है जो हुकूमत की मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से अवाम पे पड़ा, जिसका कैपेसिटी पेमेंट के ऊपर बोझ पड़ा, मगर उसका कैपेसिटी पेमेंट से कोई ताल्लुक नहीं था। यानी जिस कीमत के ऊपर डार साहब के दौर के अंदर ये कारखाने लगे थे, जिस डॉलर रेट के ऊपर उनको कैपेसिटी पेमेंट देनी थी, जिस बेसिकली इंटरेस्ट रेट के ऊपर या पॉलिसी रेट के ऊपर वो मुआहदे तय किए गए थे, वो तमाम पॉलिसियां बदलने से वेरिएबल है ना। अब जैसे 184 से 210 ऑलमोस्ट आपके दौर में भी आ गया है, तो डिवैल्यूएशन तो पाकिस्तान की मईशत में कोई नई चीज नहीं है, ये तो फैक्टर इन करना पड़ेगा। जब हम डॉलर में पेमेंट उनको कर रहे हैं, तो फैक्टर इन करना पड़ेगा। जी मैं उसी तरफ आ रहा हूं, मैं आपके सवाल के जवाब की तरफ आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आवाम के सामने दो इजाफी चीजें रखना चाहता हूं कि बिजली का जो सर्कुलर डेट है उसके अंदर दो बड़े बड़े वेरिएबल्स क्या हैं। पहला बड़ा वेरिएबल ये है कि जो चोरी होती है वो घटाई गई या नहीं घटाई गई। अगर 4 साल के अंदर चोरी 1% भी ना घटाई जा सके और उस चोरी की वजह से जो बोझ है 100 अरब का इजाफी लोगों के ऊपर पड़ जाए, तो इसकी जिम्मेदारी किस पे आएगी? दूसरी बात करता हूं, जो आप बिल करते हैं, यानी एक तो चोरी हो गई ना, तो जो बिजली आई वो चोरी हो गई, वो पहुंची नहीं सार्फिन तक, मगर जो बिजली पहुंच गई, जिसको आपने बिल कर दिया, वो बिल इकट्ठे ना करने की वजह से इजाफी 200 अरब का बोझ पड़ा लोगों के ऊपर। वो लोग जो बिल देते हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के आखिरी दिनों में मिफ्ता इस्माइल साहब बार बार टीवी को इंटरव्यूज दे रहे थे, जिसमें वो ये कहते थे कि जब मैं आऊंगा मैं पावर टैरिफ 16 रुपए की जगह 12 रुपए कर दूंगा, बिजली की डिमांड बढ़ेगी, इंडस्ट्री को बिजली देंगे, कंजम्पशन बढ़ाएंगे, तो जो कैपेसिटी कॉस्ट है जिसमें इंटरेस्ट कॉस्ट भी आ जाती है और बाकी दीगर कॉस्ट वो कम हो जाएंगी क्योंकि हम बिजली ज्यादा दे रहे होंगे। तो अब वो फॉर्मूला क्यों नहीं आजमा रहे? आप तो उसका उलट कर रहे हैं। आप तो कह रहे हैं कि हम कंजम्पशन को कम करेंगे, मार्केटें जल्दी बंद करेंगे, आप तो और उल्टा स्लो डाउन की तरफ जा रहे हैं मईशत को लेके। तो जब मईशत स्लो होगी, कंजम्पशन कम होगी, तो पर यूनिट कैपेसिटी कॉस्ट तो बढ़ जाएगी ना। फिर पहली बात तो यह है कि जब हम शाम को मार्केट बंद करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि खरीदो फरोख्त कम हो जाती है, खरीदो फरोख्त के औकात बदल जाते हैं, ये होता है। सवाल यह है कि 16 रुपए से 12 रुपए करने का दावा था 4 महीने पहले, अब हम 16 रुपए से 24 रुपए क्यों कर रहे हैं? इस बात का जवाब चाहता हूं मैं सर। जी, 24 रुपए वाली जो दरखास्त है वो इमरान खान के दौर में नेपरा के पास आ चुकी है, ये हम नहीं कर रहे हैं। ये दरखास्त नई नहीं है, ये रीबेसिंग की दरखास्त जो है, ऐसा नहीं है कि ये दरखास्त आज आई है हमारे दौर में। ये दरखास्त इमरान खान साहब के दौर में 24 रुपए वाली आ चुकी है, नेपरा उसको बढ़ा चुका है। तो फिर मिफ्ता इस्माइल साहब क्यों कह रहे थे कि हम 16 रुपए से 12 रुपए ले जाएंगे? वो तो इतनी समझबूझ रखते हैं कि इन हालात में नेपरा क्या देगा प्रपोजल्स? नहीं, नेपरा का प्रपोजल देगा नहीं, नेपरा का प्रपोजल आ चुका था।
ये बात मैं वाजे करना चाहता हूं कि ये जितनी चीजें इस वक्त हो रही हैं, मैंने उस दिन पेट्रोल के रेफरेंस से भी समझाया कि ये काम इमरान खान साहब कर गए हुए थे। मैं आपके सामने मुकदमा ये पेश कर रहा हूं कि जो इस्लाहात हमने लेकर आनी है, थोड़ी मैंने उस दिन भी ये कहा था कि 3-4 महीने की अगर हमें सख्ती 5 महीने की सहनी पड़े और उसके बाद बतदरीज रेट नीचे आना शुरू हो जाए, 5 महीने के बाद अगर बतदरीज रुपए की कदर में इजाफा आना शुरू हो जाए, 5 महीने के बाद अगर बतदरीज इंटरेस्ट रेट कम होने चले जाए, तो हम समझेंगे कि हम एक अच्छी समत में मुल्क को लेकर जा रहे हैं। मुश्किल फैसले करके, जिनके बगैर ये मुल्क बैंकरप्ट हो जाता, वो मुश्किल फैसले करने के बाद, उनके असरात सहने के बाद, उसकी सियासी कीमत अदा करने के बाद, हमें इस बात का यकीन है कि हम 5-6 महीने के बाद इस 5-6 महीने बाद, आखिरी सवाल से, 5-6 महीने बाद आप कह रहे हैं कि जो बिजली की कीमत इस वक्त बढ़ाई जा रही है वो कम हो जाएगी? बतदरीज कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आज जो पॉलिसीज हम ले रहे हैं उनके असरात जो हैं वो इंशाल्लाह 5-6 महीने बाद लोगों के सामने आना शुरू हो जाएंगे। और बतदरीज मईशत भी और एनर्जी सेक्टर भी और गैस सेक्टर भी बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू होगा, तो आवाम को एक कॉन्फिडेंस कि हम। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।